नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रिलेटेड में। आज हम लेकर आपके सामने यूपी पीटीसी डीएल के सेकंड सेमेस्टर का 20 डेज क्रैश कोर्स। तो ये 20 डेज में हम पूरा ये क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, सारे सब्जेक्ट कवर करा देंगे केवल 20 दिन के अंदर अंदर। तो पहला सब्जेक्ट ये पार्ट 1 वीडियो है, बस ये पार्ट देखते चलना। आपको इस पार्ट से मतलब आपको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। प्ले लिस्ट एक बार आपने प्ले कर दी तो उसको करते जाना है आपको, ठीक है। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, वो भी 20 दिन के अंदर अंदर। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि हम आपको ऐसे मतलब टाइम वेस्ट कराएंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताएंगे। और यही नहीं, अगर किसी क्वेश्चन के अलग कॉन्सेप्ट भी निकल सकते हैं जिससे कि आपको और क्वेश्चंस करने में भी मतलब मदद मिले, तो हम वो क्वेश्चंस भी कवर कराएंगे। मतलब पॉइंट के कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर नया भी बनता है तब भी आप उस चीज़ को ईजिली हैंडल कर दोगे। तो ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। 20 डेज क्रैश कोर्स में लगभग 11 मई से आपके एग्जाम है, तो 8 मई तक आपका हम कंप्लीट करा देंगे। और ये वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है, सब कुछ कवर कराएंगे। और वो भी जो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो गई उन्हें ट्रिकी वे में हम कवर कराएंगे। तो इस प्ले लिस्ट को लगातार प्ले करना। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित है। देखिए, जो राधा कृष्ण आयोग है इसका रट्टा मार लीजिएगा कि ये उच्च शिक्षा से संबंधित है हायर एजुकेशन से। अगर कहीं राधा कृष्ण आयोग आ गया तो सीधा संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से। वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आदर्शवाद पर। वे इंसान को आदर्श बनाना चाहते थे। आदर्श, तो वैदिक कालीन शिक्षा किस पर संबंधित थी? ये थी आदर्शवाद पर। दर्शन शास्त्र अत्यंत ही डैश है, तो यह प्राचीन, काफी प्राचीन। दर्शन शास्त्र बहुत पुरानी चीज है, ये काफी समय से चला आ रहा है। आगे चले, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक है। तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, लैंग्वेज एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो गीजूभाई भदेखा ने दिया था, और इसीलिए इन्होंने बुक लिखी थी। तो प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षा, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा में गीजूभाई भदेखा जी लेखक रहे हुए हैं, ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? सही उत्तर है 45। जो अनुच्छेद आपकी जो धारा 45 है उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं भाई साहब, उन्हें आपको शिक्षा देनी है। ना कोई पैसा लगेगा, निःशुल्क शिक्षा होगी, अनिवार्य मैंडेटरी होगी। ऐसा नहीं है कि इसको देनी है इसको नहीं देनी है, ठीक है ना। ये जरूरी कर दिया गया। तो जो धारा का नाम था वो 45 थी। आगे चले, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? तो जो मूल्यों के विकास का संबंध होता है वो होता है आपका भावात्मक। मान लीजिए आपकी वैल्यूज है, वैल्यूज आपके क्या है? मूल्य जो आपके अंदर अच्छाई है वो क्या आपके भाव है, वो क्या आपके भाव है, तो भावात्मक होते हैं। तो मूल्य के विकास का संबंध भावात्मक होता है। 7वें क्वेश्चन को चले, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार की है। जैसा बच्चा परिवार में रहेगा, जैसा परिवार से वो सीखेगा वैसा ही वो करेगा, ठीक है। तो परिवार का बहुत बड़ा कारक है जो उसके मूल्यों को निर्धारित करता है। अगर कोई गाली देता है परिवार में तो बच्चा गाली देना सीख जाएगा। अगर वो अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी आदतें सीख रहा है परिवार से तो वो उसके व्यवहार में चमकेगी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है वो होता है आपका सर्वांगीण विकास। तो ध्यान रखना, सर्वांगीण वर्ड मोस्टली आंसर मिलेगा आपका। सर्वांगीण हर से, ये खाली शारीरिक विकास नहीं, खाली मानसिक विकास नहीं, खाली नैतिक विकास नहीं, तीनों का मिश्रण जो होता है सर्वांगीण, सब तरह का विकास ही क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। देखो, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी उसका माध्यम अरबी था। ध्यान रखना, क्या था? अरबी था। ये गलती, कुछ बच्चे उर्दू कर देते, कुछ फारसी कर देते, बिल्कुल गलत है। तो उसका सही उत्तर क्या है? अरबी। तो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी वो अरबी भाषा में दी जाती थी। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? देखो, निस्यंदन सिद्धांत पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। देखो, ये मैकाले ने दिया था। और इसका होता क्या है? मैकाले ने ये कहा था कि जो समाज के उच्च वर्ग है ना, जो अमीर लोग हैं, अच्छी फैमिली है, आप उन्हें शिक्षित करो, केवल उन्हें शिक्षित करो। जो निम्न वर्ग है ना वहां तक शिक्षा छन छन कर अपने आप पहुंच जाएगी। यानी गरीबों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी शिक्षित ना करें, केवल उच्च वर्ग को करो। इससे मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप बताना कमेंट में आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो मैकाले ने ये पद्धति दी थी, इसको बोला गया निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन होता है छनना। तो उच्च वर्ग को शिक्षा दो, छन के निम्न वर्ग तक आ जाएगी। ये क्या था? निस्यंदन सिद्धांत था, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की बात करें, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है शिक्षण विधि में। सीधी बात है, शिक्षण विधि की बातें हम कर रहे हैं, तो शिक्षण विधि में सबसे ज्यादा योगदान है किसका? प्रकृतिवाद का है।
आगे चले तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। तो प्रयोजनवादी जो शिक्षा है वो होती है अनुभव। देखो प्रयोजन, आप प्रयोजन से प्रयोग याद कीजिए। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकली जो आप देखते हो, तो जो आप अनुभव करते हो वही आप सीखते हो। तो जो प्रयोजनवाद है वो किससे संबंधित है? अनुभव केंद्रित। जैसा आप एक्सपीरियंस करोगे वैसा ही आपको सीखने को मिलेगा। तो ये कैसा है? अनुभव केंद्रित है। आगे चले तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? ये लाइन याद रखना कि मनुष्य मस्तिष्क बड़ा आ जाए, आत्मा बड़ा आ जाए, चतुर्मुखी विकास आ जाए। ये लाइन किसकी थी? महात्मा गांधी जी की ये लाइन थी। आगे चलिए, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, अगर जनसंख्या शिक्षा की बात करें तो सबसे पहला जो सेमिनार आयोजित किया गया था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक है, तो इसके लेखक है आपके जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी थी? जॉन ड्यूई जी ने लिखी थी। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा होती है आपकी नींव तैयार करना, आपकी जड़ तैयार करना। तो महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्ता दी है। किसने? महात्मा गांधी ने। तो बुनियादी शिक्षा आ जाए, रोजगार परक शिक्षा आ जाए, ठीक है ना, तो इसे किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी थी है। घर पर दी जाने वाली शिक्षा है, जो घर पर दी जाने वाली शिक्षा है वो कौन सी होती है? वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। देखो शिक्षा होती है 3 प्रकार की। देखो चारों का मतलब बताता हूँ। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? आप बाहर सीख रहे हो, मान के चलो एक बच्चा हलवाई की दुकान पर लगा हुआ है और वह रसगुल्ले बनाना सीख रहा है, दैट इज अनौपचारिक शिक्षा। स्वतंत्र माध्यम होता है, कोई नियम, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। दूरस्थ शिक्षा में आप घर बैठ के शिक्षा हासिल करते हो, जैसे इग्नू हो गया, ये सब आपको दूर से डिस्टेंस एजुकेशन मोड पर घर बैठ के BA MA कर सकते हो, दूरस्थ शिक्षा है। गैर औपचारिक होती है जिसमें सिलेबस तो होता है। देखो दूरस्थ में सिलेबस होता है, लेकिन इसमें गैर औपचारिक में भी सिलेबस तो होता है, लेकिन किसी भी स्वतंत्र माध्यम में पढ़ सकते हो। ये तय महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? जो विद्यालयों में आप लेते हो वो होती है औपचारिक शिक्षा, जिसमें एक कठोर वातावरण होता है, स्वतः आपको बाहर नहीं जाना, इतने पीरियड लगेंगे, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, आपको आपका सिलेबस निर्धारित होता है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो यहाँ पर घर पे जो शिक्षा दी जाती है उसमें कोई कड़ा वातावरण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। क्या होता है इसको? अनौपचारिक शिक्षा। तो घर पर दी जाने वाली शिक्षा है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। आगे चले, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है प्रयोजनवाद। जो प्रोजेक्ट विधि है, मैंने कहा है ये प्रयोग पर आधारित है, प्रोजेक्ट पर आधारित है। कौन है? प्रयोजनवाद है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, वो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है वो आपके प्रकृतिवाद पर आधारित है। देखो प्रकृति जैसा आपका मूल प्रवृत्ति बनाना चाहेगी, बना देगी। मूल प्रवृत्ति जो आपकी मेन प्रवृत्ति है, मेन नेचर है जो आपकी, वो प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ये लाइन याद रखना, ये टर्म्स याद रखना बस, और सीधा किससे कनेक्टेड है? ये प्रकृतिवाद से कनेक्टेड है। आगे चले तो मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ध्यान रखना, एक तो मदरसा होता है, एक मकतब होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे अगर आप उर्दू पढ़ रहे हो, मुस्लिम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो कक्षा 1 से 5 तक, तो वो होती है प्राथमिक शिक्षा, उसे बोलते हैं मकतब। जैसे हम बोलते हैं 1 से 5 शिक्षा को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइमरी शिक्षा। और 6 से 8 तक आप बोलते हो उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसको बोलते हैं मदरसा। तो मदरसे में 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है और मकतब में 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। तो मकतब क्या होगा? प्राथमिक स्तर हो गया। अगर उच्च स्तर की मैं बात करता हूँ, लिखा था मदरसा। मदरसा किससे कनेक्टेड है? उस उच्च स्तर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल है प्राथमिक स्तर सही उत्तर है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। तो यह है जो कथन था वो था अर्बन का। किसका था? अर्बन का। अर्बन ने कहा था कि मूल्य वह है, ऐसे ऐसे कथन की ट्रिक बना लिया करो। जैसे मानव इच्छा आ जाए, तुष्ट वर्ड आ जाए, तो अर्बन, अर्बन, अरबी लोग, मानव इच्छा, अर्बन, अरबी लोगों के बीच में मानव इच्छाएं ज्यादा है, ट्रिक बना लो, अर्बन बन गया ना। अरबी लोग मानव इच्छा, उनके तुष्टि वर्ड ज्यादा तुष्टि कर सकते हैं, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, जो साफ सुथरा ऊर्जा संसाधन है, मतलब जिससे कोई आपका पोल्यूशन नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता, तो वो है सौर ऊर्जा। सोलर प्लेट से सौर ऊर्जा आएगी, सूर्य की रोशनी आएगी और उससे बिजली बनेगी। बाकी पेट्रोलियम में धुआं वगैरह निकलता है, कोयला में धुआं निकलता है, प्राकृतिक गैस में भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है अनुच्छेद 21 कै। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 कै। अच्छा ध्यान रखना, धारा तो 45 है आपकी, एक बात ध्यान रखना, धारा कौन सी है? 45 है।
अभी हमने याद किया था 6 से 14 वर्ष को अगर आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हो, अनिवार्य शिक्षा दे रहे हो, तो धारा 45 है और अनुच्छेद कौन सा है, 21 क्या है, इनमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। धारा जो तो 45 लगाना है, अनुच्छेद जो 21 क्या लगाना है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आत्मानुभूति। देखो आदर्शवाद क्या होता है, जैसे आध्यात्मिकता में डूबना, अपनी अनुभूति स्वयं करना, तो आत्मानुभूति ये शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवाद के अनुसार। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, जो प्रकृतिवाद होता है वो हमेशा हमेशा मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करते हैं। मतलब आप बच्चे को प्रकृति के साथ मुक्त छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उससे रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, गलत काम करेगा तो उसे दंड मिलेगा, वो प्रकृति अपना आप देगी। ऐसे नहीं तूने ये काम किया लातरी पिटाई करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो बच्चे को मुक्त छोड़ देना। एग्जाम्पल के तौर पर एक मोमबत्ती जल रही है, बच्चे को अगर आप समझोगे बेटा हाथ मत लगा जल जाएगा, तो शायद वो लगाएगा जानबूझ के, लेकिन प्रकृति पे छोड़ दो, अगर बाई चांस वो लगाएगा तो जलेगा और उससे सीखेगा कि प्रकृति ने उसे दंड दिया, वो आगे से उस आग को, उस मोमबत्ती की लो को हाथ नहीं लगाएगा। तो प्रकृतिवाद जो होता है वो मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है। 26 है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य है, मतलब ऐसे मूल्य जो आपके पूरे देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको बोलते हैं वैश्विक। वैश्विक मतलब जो पूरे विश्व का मतलब क्या होता है, वैश्विक, पूरे देश पूरे विश्व की भलाई के लिए होते हैं, उन मूल्य को बोलते हैं वैश्विक मूल्य। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। जो एनसीईआरटी ने, हमेशा ध्यान रखना, 83 मूल्यों को स्वीकारा है। कितने मूल्य को, 83 मूल्यों को स्वीकारा है, याद रखना। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। तो द यहाँ पर सही हो जाता है, उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया। देखो सभी धर्म, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के एक सहनशील अध्ययन अगर आपको करना है तो इसके बारे में कहा गया था कोठारी आयोग द्वारा। देखो ये बहुत सारे आयोग बने हुए हैं जिन्होंने अब शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग योगदान दिया। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में, आने वाले पार्ट्स में, और कोठारी आयोग इसका सही उत्तर हो जाता है। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है, तो ये होता है आपका भावात्मक। मैंने बार बार बताया जो मूल्य वर्ड आ गया वो आपके भाव से ही तो आता है, तो भावात्मक पक्ष यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। भावात्मक यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये विचार किसके थे, ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो आप इनको ना ऐसे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, ऐसे एक लाइन याद कर लो और उसको करेक्टेड कर लो स्वामी विवेकानंद जी से। ऐसे आप किसी भी कथन को इजीली याद कर सकते हो। तो अपने पैरों पर खड़ा करने की बात किसने बोली थी, स्वामी विवेकानंद जी ने बोली थी। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। जो जनसंख्या शिक्षा होती है, जैसे भी सेंसस होने वाली है, जनगणना होने वाली है, इन पे ज़्यादा फोकस कौन करता है, वो करता है यूनेस्को। कौन करता है, यूनेस्को। तो जनसंख्या शिक्षा जो होती है उसका मूल सहयोगी संगठन कौन है, यूनेस्को है, यूनेस्को। इसके बाद है दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है दीवा स्वप्न, यानी दिन में स्वप्न देखने वाला। तो इसके जो लेखक है वो है गीजूभाई। तो गीजूभाई ने पहले भी एक बुक लिखी थी, वो कौन सी लिखी थी कमेंट में जरूर बताना। पहले ही क्वेश्चन था, पहले दूसरा क्वेश्चन था। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, गीजूभाई है, दीवा स्वप्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। तो पाली भाषा किस शिक्षा, देखो बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, मध्यकालीन शिक्षा में मुगल वगैरह है, मुस्लिम कालीन शिक्षा भी सेम ही है, और जो आपका ये यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा है उसमें मोस्टली आपका ऐसा नहीं, संस्कृत का था। वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कृत का इस्तेमाल था, लेकिन पाली भाषा यूज़ की गई बौद्धकालीन शिक्षा में। हर एक की भाषा अलग है। देखो अरबी और फारसी यूज़ की गई मुस्लिम कालीन में और मध्यकालीन में, बाकी बौद्धकालीन में पाली थी और वैदिक कालीन में संस्कृत भाषा थी। तो बै उत्तर सही हो जाता है। तो पाली भाषा का जो किस शिक्षा का माध्यम थी, बौद्धकालीन शिक्षा माध्यम थी। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो उत्तर होगा पाली भाषा। 35 क्वेश्चन यहाँ पर है, मुदालियर आयोग संबंधित है। ध्यान रखना, मुदालियर आयोग जैसे राधा कृष्ण आयोग से संबंधित था, उच्च शिक्षा से संबंधित था। अभी हमने क्वेश्चन कवर किया। जो मुदालियर आयोग संबंधित था वो था माध्यमिक शिक्षा से, इंटर तक की जो कक्षा 11-12 होती है इससे संबंधित आयोग थे। इसके संबंधित उसने नियम बनाए। तो उसको बोला, तो मैं से मुदालियर और मैं से माध्यमिक, ये ट्रिक आप याद रखना। मैं से मुदालियर और मैं से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो प्रस्फुटित वर्ड आप याद रख लो, इसको ट्रिक से ही आप याद करना। तो सही उत्तर है रूसो। किसी का कोई खिलौना फूट गया तो वो क्या हो रहा है, रूस गया, वो बंदा क्या होगा, प्रस्फुटित वर्ड कैसे, रूसो से कनेक्टेड है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। प्रस्फुटित होती है जो शक्ति है उसके अंदर से, उसको रूसो ने, ये कथन किसका है, रूसो का है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता
किसको माना गया है? तो ये माना गया है आपका चार्ल्स ग्रांट को। ध्यान रखना किसको? चार्ल्स ग्रांट को। जो मॉडर्न आप एजुकेशन पढ़ रहे हो ना, इसमें बहुत सारा रोल किसका है? चार्ल्स ग्रांट का है। मोस्टली आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हो तो किसकी देन है? चार्ल्स ग्रांट की देन है। तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट है। किंडरगार्टन, देखो किंडरगार्टन कभी कभी गार्डन भी बोलते हैं। गार्डन मतलब एक उद्यान, एक बगीचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे प्ले कहते हैं, नर्सरी कहते हैं, शुरुआत की जो टाइम होता है ना पढ़ाई का, पहले इसको किंडरगार्टन बोलते थे। तो किंडरगार्टन से मतलब क्या होता था आपका कि बाल उद्यान। इसका मतलब बाल उद्यान मतलब बगीचा। एक बगीचा है, उसमें छोटे छोटे पौधे हैं। वे पौधे कौन है? बालक है। माली कौन है? टीचर है। उनमें पानी देना मतलब क्या है? उन्हें शिक्षा देना होता है। तो किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बाल उद्यान, बच्चों का उद्यान, बच्चों का बगीचा। गीजूभाई शिक्षा को मानते थे। तो गीजूभाई शिक्षा को क्या मानते थे? यहाँ पर बाल केंद्रित। वे चाहते थे कि जैसा बच्चा चाहे उसे ऐसा पढ़ाओ, ऐसा नहीं है खुद से आप उस पर सिलेबस थोप रहे हो, चीजें थोप रहे हो। बाल केंद्रित शिक्षण भी आज की मेन चीज है। तो मोस्टली जो आंसर होते हैं ना यूपी टेट सी टेट के एग्जाम होते हैं, उसमें बाल केंद्रित पर ही टिक मारना, वही आज की महत्ता है। इसके बाद है महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो महिला समाख्या योजना 1989 से लागू हुई, 1989 से लागू हुई। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। देखो नीतियां जारी की हर साल। 1968 में एक नीति लाई एजुकेशन में, उसमें जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, ऐसी शुरुआत से बहुत टाइम से ये जो नीतियां आती रहती है। तो इसमें यह है कि जो अनिवार्य है, यानी एक तो सबके लिए मैंडेटरी शिक्षा दो और फ्री में दो। 1968 की नीति में भी यह बात रखी गई थी और 86 में भी यह बात रखी गई। तो स उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। स उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है 68 की नीति में भी और 86 की नीति में भी। संचार साधनों के अन्य 3 से भाग है, 3 से भिन्न है। तो संचार क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे पर एक मैसेज पहुंचाना, वो क्या होता है? संचार का माध्यम होता है। कौन सा भिन्न है? देखो कंप्यूटर से आप कहीं भी वेबकास्टिंग कर सकते हो, तो ये भी संचार साधन है। दूरदर्शन से आप टीवी देख सकते हो, कोई कहीं बैठा है, कुछ प्रोग्राम लाइव कास्ट करना, वो भी कर सकते हो। अच्छा, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये होता है सीसीटीवी की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ये सीसी क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये इससे भी आप यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप कहीं दूर देख सकते हो उसको, लेकिन टेप रिकॉर्डर में खुद की रिकॉर्ड करके खुद ही सुन सकते हो। तो ये संचार का साधन नहीं। संचार क्या होता है? एक जगह बैठ के अपने मैसेज को बहुत दूर तक पहुंचाना। तो यहाँ पे टेप रिकॉर्डर जो है वो औरों से भिन्न है। तो टेप रिकॉर्डर क्या है? औरों से भिन्न है, अलग है मतलब। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो ये केंद्रों की जो संख्या थी वो थी 194, 194 केंद्र थे आकाशवाणी नेटवर्क में। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो जनसंचार माध्यमों का जो प्रयोग किया जाता है वो मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, टीवी वगैरह देखते हो आप, जनमत के लिए भी किया जाता है, जन सामान्य को सजग करने के लिए भी, जागरूक करने के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए यूज होता है। जनसंचार माध्यम सभी के लिए यूज होता है। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जो प्रसारण होता है, जो टेलीकास्ट होता है, वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है बंबई एवं कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? कहाँ से शुरुआत हुई थी? बंबई और कलकत्ता से शुरुआत हुई भारत में प्रसारण की। प्रसारण मतलब टेलीकास्ट करना, अपना शो दिखाना वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद है बच्चे के समाजीकरण का आद्य शक्ति है। आद्य मतलब जो मेन शक्ति है, जो मेन पावर है। तो अगर बच्चे का समाजीकरण करना है तो सबसे ज्यादा जो रोल निभाता है, कौन निभाता है? वो माता निभाती है। ध्यान रखना, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करते, बेटा नमस्ते करो, बेटा ये करो। तो बालक के जो समाजीकरण की जो आद्य व्यक्ति है, देखो शक्ति का है, शक्ति भी आप कह सकते हैं, आद्य शक्ति भी कह सकते हैं, आद्य व्यक्ति भी कह सकते हैं, वो कौन है? माता है। तो ब उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि कारण क्या है? देखो अगर विद्यालय जो स्कूल है और उसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। अच्छा, क्यों होने चाहिए? इसका कारण क्या है? स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। क्या ये कारण है या फिर नहीं? ये तो है नहीं। सामाजिक मूल्य को जानने के लिए नहीं। समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए बिल्कुल सही। अगर आपका मेन मकसद क्या है? विद्यालय का शिक्षा, और उसको वास्तविक कब बनाया जाता है? अगर उसको समुदाय से आप जोड़ोगे, आसपास के लोगों से आप जोड़ोगे, तो शिक्षा एक्चुअल रूप ले लेगी अपना। तो शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है। तो अवसर समानता का क्या मतलब? भाई सबको मौका मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो सही उत्तर है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई विकलांग हो, कोई अच्छा हो, सबके लिए आप मतलब यहाँ पर समान अवसर होने चाहिए। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? अगर शिक्षा में अवसर की समानता, सबके लिए अगर समान अवसर होने चाहिए पढ़ाई के लिए, इसके पीछे कौन सा विचार है? क्या लगता है आपको? तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाता है जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, जो निरक्षर है। अब देखो सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो,
अवसर की समानता मतलब देखो सारी बातें सही मिलेगी आपको इसमें। अवसर पहले किसे मिलना चाहिए भाई, जो निरक्षर है तो अवसर दोगे, जो पहले से पढ़ा लिखा आप उसे अवसर देते जा रहे हो तो जो निरक्षर है वो पीछे रह जाएंगे। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है आपका जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। तो 50वां क्वेश्चन है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो ध्यान रखना, जो राज्य विशिष्ट रूप से जो कमजोर वर्ग के जो बालक है बालिकाएं हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक पैसा भी देंगे और उन्हें शिक्षा भी देंगे, उसका ध्यान रखिएगा। यह संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 46 में। तो 3 चीजें बता चुका हूं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा धारा 45 में है, 21 कै में है अनुच्छेद में, और शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात आ गई 46 में, अनुच्छेद, धारा नहीं, अनुच्छेद 46 में। ठीक है, तो ब उत्तर यहां पर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रभावी जो बच्चों को संचार माध्यम द्वारा शिक्षा भी प्रदान कर सकता है और वो है टीवी। देखो टीवी क्योंकि हर एक घर में है, वहां से तो सबसे बड़े अच्छा साधन क्या है, टीवी है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार बिल्कुल सही था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, भाई जो पढ़ेगा उसे अच्छे अच्छे पद दिया जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति पर उनका उद्देश्य था, तो सभी यहाँ पर सही हो जाता। तो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा का उद्देश्य था, अच्छा मेन तो उनका इस्लाम धर्म का प्रचार करना था मेन, वैसे उपयुक्त सभी यहाँ पर आप दोगे उत्तर, क्योंकि सारे के सारे मैच हो रहे हैं। अच्छा, एक बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, जैसे आप मुस्लिम कालीन शिक्षा में एडमिशन लेते तो एडमिशन लेने के बाद एक संस्कार होता है, इसको बोलते हैं बिस्मिल्लाह संस्कार। और ये कब होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर एक बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, तभी उसका वहां पे एडमिशन होता है। तो ये कौन संस्कार है? बिस्मिल्लाह संस्कार, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? व्यवसायीकरण नहीं है। ऐसा थोड़े कि आप बिजनेस बना लो, आपने स्कूल खोला, आपने बिजनेस बना लिया, बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो। भाई चरित्र विकास भी उद्देश्य है इसका, ज्ञान अर्जन भी इसका उद्देश्य है, अंत बच्चों के अंदर जो शक्ति है उनका विकास करना उद्देश्य है। लेकिन व्यवसायीकरण इसका व्यवसायीकरण क्या होता है? बिजनेस बना लिया आपने शिक्षा को, ठीक है, फीस बड़ी बड़ी फीस दो, एडमिशन फीस दो, ये दो, तो आजकल व्यवसायीकरण ही चल रहा है। तो इसका उत्तर सही है, ये शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, तो जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। पहले जो शिक्षा होती थी वैदिक कालीन में, जाते टाइम दक्षिणा दे सकता था बच्चा, वो भी अपनी मर्जी से, जैसा उसका हिसाब किताब है। तो पूरी जो वैदिक कालीन शिक्षा में वेद जब पढ़ाए जाते थे, काफी समय पुराना, जब गुरुजी गुरुकुल में पढ़ाते थे, जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी। निःशुल्क मतलब फ्री में थी। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी, तो प्राचीन कौन कौन सी शिक्षण विधि प्रचलित थी? तो जो मेन थी वो थी सुनना, फिर मनन करना, रिवीजन करना उसको, और निधि ध्यासन करना, उसको ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट विधि तो बाद में आई, खेली विधि बाद में आई। सबसे प्राचीन विधि है वो है सुनना, मनन करना, और फिर उसको मतलब बार बार रिवीजन करना, एक तरीके से निधि हासन। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो बौद्ध शिक्षा सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती थी नालंदा में पढ़ाई जाती थी। वहां के पुस्तकालयों में फिर बाद में मुगल कालीन लोगों ने आग लगा दी, और वहां के सारी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी वहां पे नालंदा में, बाद में आग लगा दी गई वहाँ पे, जिससे कि इनका जो कल्चर है, जो इनका प्राचीन ज्ञान है, वो सब समाप्त हो जाए। तो बौद्ध कालीन का जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो क्या था? नालंदा था। क्या था वो? नालंदा था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? देखो दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण है। चार्ल्स ग्रांट को। किसको कहा जाता था? चार्ल्स ग्रांट को। छनाई का सिद्धांत मैंने बताया था, निश्चंदन का सिद्धांत, उच्च वर्ग को आप शिक्षा दो, छन छन के निम्न वर्ग पर अपने आप आ जाएगी। ये किसने दिया था भाई साहब? ये मैकाले ने दिया था। किसने दिया था? ये मैकाले ने दिया था, जो बिल्कुल गलत था। भारत में पहली राष्ट्रनीति घोषणा कीजिए। मैंने कहा ना बहुत सारी नीति आई बीच में, 2020 आ रही है, एनईपी 2020। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1968 में। सबसे पहले जो शिक्षा नीति दी गई थी वो 1968 में दी गई थी, 1968 में दी गई थी। प्लेटो के अनुशासन के रूप का समर्थन किया है। प्लेटो ने जो अनुशासन बनाया है उसका समर्थन किस चीज का समर्थन किया है? देखो, दंड देने का समर्थन किया है, प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन किया है, मुक्त्यात्मक अनुशासन का को उसने कहा है। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका प्रभावात्मक। अब बच्चों को ऐसी चीजें सिखाओ जिससे उसमें प्रभाव पड़े, वो अफेक्ट हो उस चीज से, वो अनुशासन में अपने आप आ जाएगा। ठीक है। मुक्त्यात्मक किसका था? प्रकृतिवाद का था। प्रकृति कहती है मुक्त छोड़ दो उसको। ठीक है। न विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। अच्छा, यह किसने लिखा था? तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है टीपी नन ने। किसने कहा था? टीपी नन ने।
अच्छा, इसको याद, नन कौन होती है? नन, एक मूवी आई थी नन, भूत वाली, ठीक है। तो यहां से आप ट्रिक बना सकते हो। भूत कहाँ होता है? संसार का नहीं होता है, वो समस्त मानव जाति में कहीं भी घुस सकता है, तो ऐसा भी याद कर सकते हैं। टीपी नन इसका राइट आंसर हो जाता है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो स्कूल शब्द हमारा तो विद्यालय था, विद्यालय कह सकते थे, गुरुकुल कह सकते थे, लेकिन जो स्कूल शब्द आया था ये आया था आपका लैटिन भाषा से। कहां से आया था? लैटिन भाषा से, ठीक है। किससे आया था? लैटिन भाषा से। जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य शिक्षा, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वत प्रशिक्षण देना है। तो अनौपचारिक वर्ड यहां पर आ गया, तो विद्यालय थोड़ा अनौपचारिक शिक्षा देगा, देगा या नहीं देगा, आपको क्या लगता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो वैसे विद्यालय औपचारिक शिक्षा देता है, लेकिन वो सिलेबस में लिखा होता है, और जो सिलेबस में नहीं लिखा होता वो होता है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे चरित्र निर्माण करेगा बच्चे का, या उसको आध्यात्मिक कुछ आप पढ़ाओगे, वो तो खुद वैल्यूज दोगे ना आपको, वो तो कहीं सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य है एक तो चरित्र निर्माण करना और एक आध्यात्मिकता की ओर से लेके जाना, क्योंकि किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा उसको। तो यहां पर से सत्य आ जाएगा। 65 क्वेश्चन 65 की अगर हम बात करिए, निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो देखो कौन कौन से, भाई संरक्षण कार्य करता है, बच्चों की रक्षा करता है कि कोई बच्चे बाहर से आगे पिटाई ना करते किसी बच्चे की, जहाँ केस होते रहते हैं। प्रगतिशील बढ़ता रहे, निष्पक्ष सबके साथ समान व्यवहार करना, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो ये सारे कार्य कौन संपादित करता है? विद्यालय संपादित करता है। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभा, व्यवसाय और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। तो ना तो विधानसभा चाहिए, ना व्यवसाय चाहिए, ना कारखाने चाहिए, बल्कि विद्यालय चाहिए। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने, और इनके नाम पे ही राधाकृष्ण आयोग बना था हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। तो विधानसभा नहीं चाहिए। अब विधानसभा नाम से पता चल गया कि ऐसे लोग हो गए जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हो गए, तो राधाकृष्णन जी ने ये बात बोली थी। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। तो विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। अच्छा, इस वर्ड को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल सही बात इसमें कही गई है। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, तो विद्यालय में जो शिक्षा मिलेगी वो घर से बेहतर मिलेगी, ये बात, क्योंकि वहां प्रॉपर शिक्षा ही मिलेगी, अनौपचारिक शिक्षा नहीं औपचारिक शिक्षा ही मिलेगी। तो ये सत्य है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो राज्य जैसे शिक्षा चल रही है तो उसमें राज्य का क्या रोल है, वो किस प्रकार साधन है? तो वो है औपचारिक साधन। कैसा साधन है कि राज्य द्वारा फंड मिलते हैं, वो स्कूल खोलते हैं, राज्य स्तर पर स्कूल्स भी होते हैं, तो उनका खुद का सिलेबस होता है, एक एनवायरमेंट होता है। तो जो औपचारिक साधन है, राज्य कैसा है, ध्यान रखना, कैसा साधन है? औपचारिक यहाँ पर साधन हो जाता है। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य होते हैं? तो राज्य के जो शैक्षिक कार्य होते हैं भाई साहब, विद्यालयों की स्थापना करना भी होता है, शिक्षा के लिए पैसा जो फंड है, आर्थिक व्यवस्था भी देना है, और निश्चित स्तर तक शिक्षा को जो अनिवार्य बनाना भी है। तो द ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। 70 है, राज्य का निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत है, असत्य है, प्राथमिक शिक्षा से राज्य का भी संबंध है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? देखो आदर्शवाद क्या मानता है, वो किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देगा, ना शिक्षार्थी को, ना पाठ्यक्रम को, ना विद्यालय को। आदर्शवाद मानेगा केंद्र बिंदु शिक्षक है, जो काफी गलत बात है। शिक्षार्थी जो बालक होना चाहिए वो मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए, लेकिन आदर्शवाद में जो केंद्र बिंदु माना गया है वो शिक्षक को माना गया है। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? देखो पढ़ाई होती थी, आदर्शवादी होगी, प्रकृतिवाद हो गया, ठीक है ना। तो आदर्शवाद का से रिलेटेड कौन नहीं है? देखो जो सुकरात है वो आदर्शवाद से कनेक्टेड थे, अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे। प्लेटो थे, वे भी आदर्शवाद से कनेक्टेड थे। जो हीगल थे वे भी आदर्शवाद से कनेक्टेड थे, लेकिन जो ड्यूवी थे वे आदर्शवाद से कनेक्टेड नहीं थे। तो द ऑप्शन सही है, ये आदर्शवादी नहीं थे। ड्यूवी क्या थे? आदर्शवादी नहीं थे। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? प्रकृतिवाद बताना जो प्रकृति से कनेक्टेड था, जो प्रकृति की शिक्षा देना चाहता था। देखो ना तो सुकरात थे, बता चुका हूं ये आदर्शवादी थे, ना प्लेटो थे, ये भी आदर्शवादी थे, ना हॉर्न थे, वो भी आदर्श ये नहीं थे, और जो स्पेंसर है वे प्रकृतिवाद थे। कौन थे? स्पेंसर क्या थे? प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। कौन थे? स्पेंसर थे। नाम ध्यान रखना। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? फिर से बता चुका हूं मैं, मुक्त्यात्मक अनुशासन। बच्चे को मुक्त छोड़ दो, प्रकृति उसे अपने आप सिखा देगी क्या करना है क्या नहीं करना है। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। आदर्शवादी नहीं, लघु मतलब छोटा रूप,
समाज का सबसे छोटा रूप किसे माना गया है? विद्यालय को। किस वाद में ऐसा होता है? तो ये होता है प्रयोजनवाद में। प्रयोजनवाद ये मानते हैं कि जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है, छोटा रूप है। समाज ही एक तरह का, विद्यालय एक तरह का, समाज ही लेकिन छोटा समाज है। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो संस्था बनाई थी, उस संस्था का नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा के लिए इन्होंने इस संस्था की, इस मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक है। टैगोर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात चल रही है, उन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है। बार बार बता चुका हूं, देखो बच्चे जैसे ही बुनियादी शिक्षा देखेंगे वे इस पे लगा के आ जाएंगे, भाई साहब बुनियादी शिक्षा आ जाए, नींव की शिक्षा आ जाए, मूल शिक्षा आ जाए, नई तालीम आ जाए, सब एक ही चीज है, तो उपयुक्त सभी है आएगा यहाँ पे। तो इन तीनों में से तीनों तरह की शिक्षा गांधी जी प्रस्तावित करते थे, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर। तो यह बुनियादी शिक्षा सबसे ज्यादा वर्ड आपको जहां भी देखने को मिले वो महात्मा गांधी से कनेक्टेड है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे, जो बच्चों को केंद्र मान के पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान दो, बच्चे के अनुसार पढ़ाई करवाओ, ये मानते थे गीजू भाई जी। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 इज, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? तो जो प्लेटो ने शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था वो थी संवाद विधि। आप बच्चों से बातचीत करो और बातचीत करने के दौरान ही बच्चे सबसे ज्यादा सीखेंगे। तो ये किसने दी संवाद विधि? वो प्लेटो जी ने दी थी। किसने दी थी? ये प्लेटो जी ने दी थी। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन पार्ट 1 के, और इसमें 2-3 पार्ट में हम पूरा वर्तमान भारतीय समग्र प्रारंभिक शिक्षा खत्म कर देंगे। इस वीडियो को फास्ट मोड में 3 से 4 बार जरूर देखिएगा। आपको कोई बुक, कोई कॉपी, कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियोस में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। पेपर देने के बाद कमेंट जरूर करना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।